ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नीति आयोग के सदस्य और नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर वीके पॉल। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बीते 2 साल कोविड ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। फिर डेल्टा वेरिएंट ने भी लोगों के बीच डर पैदा किया और धीरे धीरे लोगों के बीच कोरोना के लक्षणों के प्रति जो थी वो जानकारी बढ़ती चली गई। अब दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर डर और दुविधा की स्थिति बनी हुई है। बहुत से सवाल हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं हैं जो हमें घेरे हुए हैं, क्योंकि अभी तक इस वेरिएंट के लक्षण जो हैं वो पूरी तरह से साफ नहीं हैं। WHO का सुझाव है कि नया वेरिएंट उन लोगों को भी आसानी से संक्रमित कर सकता है जिन्हें पहले कोविड हो चुका है। ये तो रहा वो सवाल जिसके बारे में हम जानते हैं। इसके बावजूद भी बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, बहुत से प्रश्न हैं कि अब क्यों कोरोना इतना सता रहा है। इन तमाम तरह के प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम रोजाना ये कार्यक्रम करते हैं। आपके सवाल होते हैं और जवाब हमारे विशेषज्ञ के पास होते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पॉल। डॉक्टर पॉल, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार। नए वर्ष की सबको बधाई हो, सब श्रोताओं को सबको बधाई। जी डॉक्टर पॉल, मन में अब यही प्रश्न उठ रहा है, जब दिल्ली, मुंबई और बहुत से राज्यों के अंदर कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लगातार विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है, उसके बावजूद भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अब इसमें ओमिक्रॉन के केसेस डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि ज्यादा हैं या कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट है या अल्फा वेरिएंट है उसके मामले ज्यादा हैं? ये बातें आपने अभी रेज करनी है, ये बहुतों के मन में है जी, और इसको मैं कोशिश करता हूँ समझाने की और आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि कैसे सिचुएशन आगे इमर्ज हो रही है। सबसे पहले तो हमें ये लेके चलना है कि ओमिक्रॉन वायरस का जो वेरिएंट है, नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो एक महीने से ही सामने आया है और इसकी वजह से कहते हैं कि शुरुआत जो है वो साउथ अफ्रीका में हुई या अफ्रीका की उस पार्ट में हुई, लेकिन जैसे ही सिचुएशन आगे बढ़ी सारी दुनिया में, वेस्ट में खासकर कहना चाहूंगा, वेस्ट में, यूरोप में, यूके में, किसी हद तक कनाडा, यूएस में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारे देशों में इसका प्रभाव देखने में आया कि एक सिचुएशन जो महामारी की थी, लिमिटेड केसेस आ रहे थे, वो सडनली बढ़ने शुरू हुए और विश्व में ओवरऑल जो सिचुएशन वो एक लेवल से बढ़ के दुगनी हो गई, कोई एकदम से बढ़ोतरी हुई है कुल मिला, क्योंकि इन सब देशों में बहुत सारे केसेस बढ़े और इस नंबर की तादाद से बढ़े जो कि पहले के नंबर को भी कई जगह पे क्रॉस कर दी। तो पहला मैसेज हम सबके लिए ये है कि हम विश्व में चल रही कोविड की महामारी के हिस्सा है और अगर ओमिक्रॉन इतने जोरों से बढ़ा है तो हम उसका हिस्सा बन चुके हैं और हमें आगे भी इसको लेके जो हमें काम करने हैं, अपने आप को बचाना है, देश को संभालना है, ये सब की अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। जी। दूसरी बात आती है कि देश में ओमिक्रॉन का प्रभाव इस तरफ से कैसा दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि हम ओमिक्रॉन को फेस कर रहे हैं। आपने देखा होगा, हमने बताया, एक केस आया, फिर कुछ और आए, फिर कुछ और आए। एक चीज का ख्याल रहे कि ओमिक्रॉन का तब भी पता लगता है जब हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग करते हैं। वो रूटीन RT-PCR या रूटीन टेस्ट जो कहते हैं उससे नहीं पता चलता, उसके आगे फिर जाना पड़ता है। जब वो टेस्ट होते हैं और वो असाधारण लेबोरेटरीज में होते हैं, छोटी आम लेबोरेटरी में नहीं होती, तो उसमें हम सारे के सारे जितने केसेज आ रहे हैं, मान लो 20,000 केस हैं या अभी हफ्ता पहले 6,000, उन सबको टेस्ट नहीं कर पाते। हम उनमें से कुछ को ही उठाते हैं और फिर टेस्ट करते हैं और तब पता चलता है 2-3 दिन के बाद में। तो अभी जो पिक्चर इमर्ज हो रही है, सामने जो आ रही है, उसमें एक दो चीजें साफ है कि एक, ओमिक्रॉन आ चुका है हमारे देश में, दूसरा कि ओमिक्रॉन बढ़ रहा है। हम दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास डेटा है दिल्ली में।
यूनिवर्सिटी दिल्ली में बहुत स्केल पे जीनोमिक सीक्वेंसिंग हुई और उसमें हम देख पा रहे हैं कि लगभग 50% जो केस रिसेंट पिछले हफ्ते में निकल के आए वो शायद ओमिक्रॉन से की वजह से थे, बाकी जो थे वो डेल्टा के। इसी प्रकार हम एक्सट्रापोलेट करने की कोशिश कर सकते हैं कि जहां पेंडेमिक बड़ी है, महामारी बड़ी है, नंबर बड़े हैं, इन पर्टिकुलर मुंबई में एक एग्जांपल ले लीजिए, तो वहां भी ओमिक्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाएगा या बढ़ रहा है। और ये संभावित ही था, ये होना ही था, ऐसा ही हम मान के चलते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो वायरस वेरिएंट आते हैं और पॉपुलेशन में एंटर करते हैं तो हमें उसका सामना करना। हाँ, हमारे हाथ में ये जरूर है कि जितना बढ़ने की ये क्षमता रखता है उसको हम रोक पाए। और कैसे हम रोक पाएंगे? अपनी मेहनत है, उसकी बात हम बाद में कर सकते हैं, वैक्सीन से, मास्क से, वो हमारे हाथ में है। लेकिन किसी वेरिएंट को आज के टाइम पे रोक पाना कि देश में एंटर ना हो, ये असंभव है और सब देशों में गया है। तो ओमिक्रॉन का प्रभाव आया है, ओमिक्रॉन के केसेस उस वजह से बढ़ रहे हैं, जो बढ़ोतरी हो रही है दिल्ली या बड़े शहरों में, और जैसे जैसे अस्पताल आगे आता जाएगा और राज्यों में भी, तो ये दिखाई दे रहा है कि उसमें डेल्टा जो कि पहला डोमिनेंट वेरिएंट था, अब धीरे धीरे ओमिक्रॉन उसको डिस्प्लेस कर रहा है, ओमिक्रॉन उसके ऊपर हावी है। जी डॉक्टर साहब, अगर विदेश यात्रा से लौटने वाले कोई भारतीय है या फिर कोई विदेशी है, वो ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए जाते हैं, तो यहाँ आइसोलेशन या क्वारंटीन का जो प्रोटोकॉल है, क्या वो डेल्टा वायरस जैसा ही है या कुछ अलग है? एक तरह से कहना चाहिए कि सेम है, क्योंकि अगर हम बाहर से आने वाले व्यक्ति में आरटीपीसीआर करें, ठीक है, वो हम कर नहीं रहे थे जब कम केसेस आ रहे थे, लेकिन करते और उसमें डेल्टा पाया जाता तो भी वही एडवाइस होती कि आप घर में रहिए, जब तक आप नेगेटिव नहीं होते तब तक आप घर में रहिए, नहीं तो अपना 10 दिन का क्वारंटाइन जो है, या पहले हम 14 दिन का कहते थे, उसको पूरा कर दीजिए ताकि आप संक्रमण से हट चुके होंगे। वो जो हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के प्रिंसिपल्स है वो अप्लाई होते हैं। तो हम रूटीन में टेस्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें डेल्टा की जो सिचुएशन थी वो मालूम थी। हम कोशिश ये कर रहे थे कि ओमिक्रॉन जो है वो कम से कम देश के अंदर एंटर हो, भी पता चले कि इसका प्रभाव हमारे ऊपर कितना बढ़। तो इनको लेके जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स थे उनकी टेस्टिंग हो रही थी, और क्योंकि ये नया वेरिएंट था उसके उनको फिर ये कहा जा रहा था कि आप अगर पॉजिटिव हैं तो आपको हम इस तरह से आइसोलेट करेंगे, और अगर आपका टेस्ट करके हम टेस्ट की वेट कर रहे हैं तो आप होम क्वारंटाइन होंगे। तो उसमें बहुत ज्यादा, और उसमें थोड़ी तब्दीली भी आती गई टाइम के साथ साथ। और बेसिकली प्रिंसिपल ये है कि अगर आपने संभावित इन्फेक्शन है तो फिर आप घर में रहते हो जब तक कि आप नॉर्मल और नेगेटिव डिक्लेयर नहीं हो जाते। अगर आप में ऑलरेडी इन्फेक्शन है, चाहे डेल्टा की है, चाहे ओमिक्रॉन की है, तो फिर तो आपको एक फॉर्मल तरीके से आइसोलेट किया जाता है या आप बाकियों को भी इन्फेक्शन नहीं दे, और उसके फिर कार्रवाई। जी डॉक्टर, ओमिक्रॉन के मामलों में, ओमिक्रॉन के केस में क्वारंटीन या आइसोलेशन का पीरियड कितना माना जा रहा है? हम इसको अभी 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड रख रहे हैं कि, और इसके साथ में ये भी कंडीशन है कि आपने टेस्ट कराना है ताकि वो टेस्ट नेगेटिव आए, और उस रिपोर्ट के आधार पे ही फिर आपको नॉर्मल तरीके से आप अपना आचरण करें, उसके लिए ओके किया जाए। जी डॉक्टर साहब, अब जब बच्चों का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है, ऐसे में कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या रहेगी? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वही रहेगी जो आज तक रही है। आप कोविन पोर्टल पे जाओगे, आप जिस बच्चे का, जिस एडोलेसेंट बेटी का टीका लगना है, लड़के का टीका लगना है, उसका नाम एंटर करोगे, उसी तरह से ही आप एंट्री करोगे, कोई खास बदलाव नहीं है। अब कोविन आपको एक्सेप्ट करेगा। पहले अगर आप लिखते बच्चे की उम्र की 17 साल है तो कोविन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अब जो है कोविन एक्सेप्ट करेगा, और बेसिकली उसी पैटर्न पे होगा, और सारे देश ने उस पैटर्न को के हिसाब से अपने आप को चिन्हित किया, और किसी मदद से किया या अपने आप किया, लेकिन बेसिकली वही प्रोसीजर है, कोई खास बदलाव नहीं।
जी। इसमें डॉक्टर साहब बच्चे का कोई सर्टिफिकेट या किसी तरह का कोई आई कार्ड भी प्रस्तुत करने की जरूरत होगी? उसी प्रकार से, क्योंकि एज को चिन्हित करना जरूरी है, आइडेंटिटी भी जरूरी है, दूसरी डोज भी लगनी है, तो उसी प्रावधान में हम आगे बढ़े। जी। डॉक्टर साहब, दिल्ली और मुंबई की आर वैल्यू पे बहुत चर्चा हो रही है आजकल। महामारी की शुरुआत के बाद ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि आर वैल्यू 2 से ज्यादा हुई है। हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कि आर वैल्यू क्या है और महामारी में कितनी जरूरी होती है। आर वैल्यू या आर नॉट कहते हैं हम इसको जी। उसका तात्पर्य ये होता है कि एक व्यक्ति अगर किसी महामारी से संक्रमित है, और इस केस में कि आप कोविड से संक्रमित हो, तो बेस्ड ऑन केसेस कितने बढ़ रहे हैं एक ज्योग्राफी में, एक एरिया में, उसके हिसाब से मैथमेटिकली ये कहते हैं कि एक व्यक्ति कितने और लोगों को इन्फेक्ट करता है। जी। तो अगर एक हिसाब लगाए कि जी आज मान लीजिए कि दिल्ली में एक्स नंबर ऑफ केसेस थे और अगले दिन तक उसको देखते हैं कि कितने केसेस बढ़ गए, तो ये जो बढ़ोतरी की दर है वो पॉजिटिव केस आज कितने थे और आगे कितने हो रहे हैं, उस पर हम एस्टिमेट एक रेशियो निकल सकती है। जो रेशियो हमें ये बताती है कि एक व्यक्ति क्या अपने एक व्यक्ति को इन्फेक्ट करता है, तो इसका मतलब है कि एक करके ही है, तो टोटल ओवरऑल महामारी जो है वो उसी लेवल पे रही जो शुरुआत में है, क्योंकि एक ने एक को किया, एक ने 2 को नहीं किया। लेकिन अगर एक व्यक्ति ने 2 को इन्फेक्ट किया, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, आज की तुलना से अगली जो आ रहे हैं वो बढ़ गए। एक व्यक्ति ने 3 को किया, इसका मतलब कि और भी तेजी से बढ़ रहे, ठीक है जी। लेकिन एक व्यक्ति ने हिसाब लगाए तो आधे को ही किया, एक ने एक को भी नहीं किया, एक से नीचे चले गए, तो इसका मतलब कि अब जो महामारी है वो रुक गई है। इन शॉर्ट, जब आर नॉट 1 होता है तो पैंडेमिक का लेवल, महामारी का लेवल नंबर के हिसाब से समतल हो जाता है, जी। हिलता नहीं है, उतना ही है। 6,000 ही आ रहे हैं, 6,000 ही आ रहे हैं, 6,000 ही, राइट जी। लेकिन एक से बढ़ के एक व्यक्ति अब अपने से अलावा एक के अलावा एक और ज्यादा को कर रहा है, 2 को 3 को कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी महामारी हमारे उस एरिया में महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। महामारी से संक्रमित लोगों की नंबर जो है वो 6,000 नहीं है, 6 के बजाय 9 हो रहे हैं, और फिर 9 से 9 ही नहीं रह रहे हैं, 9 के बाद अगले दिन जाके वो 12 हो रहे हैं। तो बढ़ती हुई महामारी जी। इन शॉर्ट, जब आर नॉट 1 होता है तो पेंडेमिक जो है वो स्टैटिक होती है, 1 से कम होता है तो श्रिंक हो रही होती है, उसकी गिरावट आ रही होती है, केसेस कम हो रहे होते हैं, और 1 से ज्यादा जब बढ़ जाता है, इसका मतलब कि महामारी का एक्सपेंशन जो है वो हो रहा है, बढ़ रही है जी। अब जो बात सामने आ रही है, आर नॉट कितना चला हुआ, अगर हम दिल्ली का आर नॉट देखें या आर वैल्यू देखें तो वो लगभग 2.6 बताई जाए जी, एस्टिमेट मेरे पास मालूम है सुबह से। और देश में भी अब ये जो है ये 1.3 के करीब की बात हो गई, ये 2-1 दिन पहले 1.22 थी जी। इसका मतलब क्या हो गया कि हम दिल्ली में या सारे देश में ओवरऑल मिला के हम उस सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि जब इस महामारी का वो संकुचित नहीं हो, कम नहीं हो रही, बढ़ने की तरफ चल पड़ी है, राइज हो रहे हैं केसेस, ऊपर की तरफ आ रहा है। इसलिए हमें ये लेके चलना पड़ेगा कि हमारे इस सिचुएशन को फेस करना होगा और रोकने की रोकथाम करने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी जी। डॉक्टर साहब, हम इस पे चर्चा करेंगे। हमारे पहले श्रोता गाजियाबाद से यामीन जी हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। जी नमस्कार, नया साल मुबारक हो जी आपको भी, डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। सर मैं यामीन भाई, रेडियो वाला चिरोड़ी। सर मैं जानना चाह रहा था जैसे कि डेल्टा प्लस में और ओमिक्रॉन में वायरस में क्या फर्क है? जी डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करता हूँ जी। एक वायरस जो होता है ना, एक बड़ा महीन सा एक जीव है ये, और बहुत ही इसका सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है कि उसमें
उसमें उसका आरएनए होता है, उसके ऊपर एक परत बनी होती है, ये स्ट्रक्चर है। और आपने अगर फोटो देखी होगी अखबार में या कहीं से, गोला है, उसके ऊपर उसके चोंच लगी हुई है बहुत सारी। तो जब वायरस के ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो उसकी बनावट है, उसकी जो ईंट पत्थर है, उसमें कोई बदलाव आ जाए। आप मान लीजिए कि उसमें कुछ टाइलें लगी हुई हैं, कुछ ईंटें लगी हुई हैं, कुछ लकड़ी लगी हुई है, मान लो एक। तो अगर कहें कि टाइलों का साइज बदल गया, ठीक है, चौरस की बजाय तिकोनी शक्ल आ गई। इसी प्रकार अगर कहें कि जो उसका वो चोंच वाला हिस्सा है, वो पहले जो था वो एक, मान लीजिए कि एक एल की शेप में था, वो एल की बजाय वो अब जिगजैग हो गया, एम बन गया। तो जो वायरस के स्ट्रक्चर में, उसकी बनावट में, उसके उसके जो हिस्से हैं, उसमें कोई नेचुरल तरीके से बदलाव आ जाए, शक्ल बदल जाती है, या कोई हिस्सा बहुत ही, कुछ मॉलिक्यूल उसके जो टूट गए, वो निकल गए, है ही नहीं, दूसरे वो टेढ़े हो गए, तो इसको हम कहेंगे कि भाई ये वायरस तो वही है, लेकिन कुछ हिस्सों में बदलाव आ गया, तो ये जो है ये वेरिएंट ओरिजिनल से बदल गया, ये म्यूटेट हो गया। म्यूटेशन मतलब बदलाव हो गया, उसका स्वरूप बदल गया। तो ये जैसे जैसे स्वरूप बदलता है, हम उसको समझते हैं साइंटिफिक पद्धति से, पूरे तरीके से उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी बनावट है, वो हम बड़े महीन तरीके से समझ सकते हैं आज के टाइम पे। तो जब पहले वाले से लेके जो नया है, उसमें हम बदलाव देखते हैं, उसमें टेढ़ा मेढ़ापन देखते हैं, उसमें जो कुछ चीजें थी वो हटी हुई दिखती हैं, तो हम कहते हैं ये म्यूटेशन होगी। तो डेल्टा में जो था वो ओमिक्रॉन में और तरह की बनावट आई है, और तरह का उसमें बदलाव आए हैं, तो इसलिए कहा गया कि ये नया वेरिएंट है। जी डॉक्टर पॉल, जिन लोगों ने दोनों डोज लगवा ली हैं, क्या उन्हें भी ओमिक्रॉन से उतना ही खतरा है जितना कि अगर किसी ने वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं लगवाई है? इसके बारे में दो बातें कही जा सकती हैं। पहली बात है, जो कि बहुत ही कारगर है, कि जिसने 2 डोज लगा ली हैं, उसके ऊपर जब ओमिक्रॉन का प्रभाव होगा, तो ओमिक्रॉन की जो सीरियस समस्या होने वाली है, उसके चांस काफी कम हो जाएंगे। ये एक पक्की बात है। हालांकि ओमिक्रॉन हिला देता है इस हमारी प्रोटेक्शन को, लेकिन फिर भी, और इसीलिए सारी दुनिया भर में वैक्सीन लगना चाहिए। और हमारे देश में भी हमने इस बात के लिए कहा कि आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन जो है, सबसे बड़ा बचाव है कि आपको 2 डोज वैक्सीन के लगे हुए होने चाहिए। तो वैक्सीन जो है वो आपको सीरियस डिजीज से बिल्कुल बचाएगा, पहली बात। दूसरी बात है कि किसी हद तक इन्फेक्शन होने से भी बचाए। हमारे ये जो वैक्सीन है, इन्फेक्शन होने का बचाव किसी हद तक कम करते हैं, लेकिन सीरियस बीमारी ना हो, बचे रहे और डेथ ना हो, इसमें खूब सारे कारगर होते हैं। तो वैक्सीन लगने से आपका बचाव है, इसमें कोई दो राय नहीं। खासकर सीरियस बीमारी से ये बचाएंगे, और इसीलिए बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वैक्सीन जिस जिसके बनते हैं, जिसको 1 डोज लग गई वो दूसरी लगाए, जिसको एक भी नहीं लगी वो पहली लगाए। और जिस तरह से हमने वयस्कों को चिन्हित किया है, उनको ये हो गया है, अब बच्चों का भी शुरू कर रहे हैं। तो जिस जिसकी भी अब बारी आ गई है, मान लीजिए जिस जिसको भी प्रायोरिटाइज किया गया है, उनको प्लीज आप वैक्सीन के लिए आगे लाएं और वैक्सीन की प्रक्रिया पूरी। जी, हमारे अगले श्रोता हैं बिहार के पूर्णिया से मजहर जी। अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। मजहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हाँ, नमस्कार सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मैंने क्या कहता है कि दोनों डोज 1 महीने पहले लगवा लिया। सेकंड डोज मेरा 1 महीने हो गया लगाने का। तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो बूस्टर ओमिक्रॉन का जो डोज लगेगा, तो कब तक लगेगा? जी डॉक्टर पॉल। इसके बारे में जो है ये जो गाइडलाइन बनाई गई है, उसमें ये प्रोसीजर इस तरह से होगा। पहली बात है कि जिनको लगेगा वो होंगे जिनको 9 महीने पहले सेकंड डोज मिल चुकी हो। तो जिन्होंने आज जिस तारीख से शुरू कर रहे हैं, 10 तारीख से शुरू करना है, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, हमारी का काम जो करते हैं, पुलिसकर्मी हैं, आर्मी के हैं, या कि
60 के ऊपर वाले हैं और उनको बीमारी है, कोमॉर्बिडिटी है। इन तीनों को ही एक ही कानून है। वो कानून ये है कि उस तारीख तक उनके सेकेंड डोज के बाद, दूसरी डोज के बाद 9 महीने पूरे हुए होने चाहिए। तो 9 महीने पूरे होने पर ये वाला प्रिकॉशनरी डोज जो है वो इन सब समूह को लगेगा। जी, हमारे अगले श्रोता हैं गुरुग्राम से सुभाष। सुभाष जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। क्या जिज्ञासा है आपकी? नमस्कार नवीन सर। नमस्कार। 9 वर्ष के उपलक्ष्य में आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। जी शुक्रिया। और डॉक्टर साहब को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। नमस्ते सर। डॉक्टर साहब नमस्ते सर जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ओमिक्रॉन का सर बढ़ रहा है खतरा, और जो डबल डोज लगवा चुके हैं वो 9 महीने का मतलब जो लगा है, उसके अदर कितने महीने तक के बाद तक वो लगवा चुके हैं थर्ड डोज जो है, मान के चलिए सर। डॉक्टर ऑलमोस्ट वही सवाल है। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये जो प्रिकॉशनरी डोज है, सावधानी के लिए डोज हम जो ले रहे हैं, पहली बात इसको पूरी बात कर लेते हैं। तो हम किसको लगा रहे हैं? हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको लगा रहे हैं। नंबर 2 फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी के वर्कर हैं, जिन्होंने पेंडेमिक में, महामारी में आके कंटेनमेंट जोन बनाई, आपको दवाई देने आए। इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनको हम फ्रंट लाइन वर्कर कहते हैं। उनकी मेहनत से हम बचे रहे, हेल्थ केयर वर्कर्स की, स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत से हम बचे रहे, और अब आगे भी वो सबसे आगे खड़े होंगे हमें बचाने के लिए। तो उनको ये प्रिकॉशनरी डोज लग रही है। दूसरा है कि 60 से ऊपर जिनका और कोमॉर्बिडिटीज है, गंभीर बीमारी है साथ में, उनको लग रही है, क्योंकि उनमें इन्फेक्शन जब भी कोरोना की होती है तो सीरियस बीमारी का और मौत का खतरा बढ़ जाता है। तो उसको बचाना है कि भाई डेथ नहीं होनी चाहिए। खास ग्रुप है, हेल्दी लोगों को इतना रिस्क नहीं होता, लेकिन उम्र के हिसाब से और बीमारी उसके ऊपर आए तो होता है। तो पहली बात सिद्ध हो गई, हम इनको लगाएंगे। कब शुरुआत हो रही है? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को जैसे शुरुआत होगी उसमें उन व्यक्तियों को लगेगा जिनको कि सेकेंड डोज, चाहे वो कोवैक्सीन है चाहे वो कोविशील्ड, आपके जगह 9 महीने पूरे होंगे उस दिन तो लग जाएगा। तो शुरुआत करेंगे जब, तो 9 महीने होगा, उसका तात्पर्य ये होगा कि लगभग अप्रैल में जिनको सेकेंड डोज मिली। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वो मई वाले भी आ जाएंगे। तो 9 महीने होते जाने के साथ इन्हीं 3 समूहों को वो टीके लगने का प्रावधान अब किया गया। जी, हमारे अगले श्रोता हैं गुरुग्राम से ही मनोज जी। आइए उनका भी प्रश्न सुन लेते हैं। मनोज जी, क्या प्रश्न है आपका? स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। शायद मनोज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर पॉल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या व्यक्ति लक्षणों के आधार पर ये डिसाइड कर सकता है, या डॉक्टर ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को जो संक्रमण है वो डेल्टा से है और इस व्यक्ति को संक्रमण ओमिक्रॉन से है? इसका शॉर्ट आंसर ये है कि नहीं जी। ऐसा हमारे पास अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग दोनों के फर्क में नहीं है। देखिए, हमें जो पुराने बट सिम्टम्स बताए गए थे, लक्षण बताए गए, वो याद कर लेते हैं। क्या थे? बुखार, गले में दर्द होना जी, और कई बार ये नजला चलना, नाकस होना। उसके बाद में जब सीरियस होता है तो सांस में डिफिकल्टी होती है, मुश्किल हो जाता है सांस लेना, सांस तेज हो जाता है। और अगर पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे तो आपका जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो नीचे आनी शुरू हो जाती है। जबकि 97-98 होनी चाहिए, 93, 94, 92 कम की तरफ आ सकती है, सीरियस बीमारी होती है। इसी प्रकार से जब गंभीर हो जाता है तो फिर और गंभीरता के जो लक्षण होते हैं कि आप वीक महसूस करते हो, आप न्यूरोलॉजिकली भी आप डिजीनेस हो सकती है, तो वो चीजें आती है। लेकिन शुरुआत में सिम्टम वो थ्रोट है, मतलब गले में दर्द है, बुखार है, नजला है और खांसी है। इसमें जैसे जैसे हमें और समझ आएगी, थोड़ी बहुत क्लैरिटी आएगी, तो हम सबसे साझा करेंगे। लेकिन इस टाइम पे ऐसा फर्क करने का जरूरत नहीं है। और मैं ये भी बता दूं कि वो भी होता था कि हमें जो सूंघने की शक्ति है या स्वाद की शक्ति है वो भी वीक होती थी। अभी तो इनमें से किसी को भी हमें लेके यही चलना चाहिए कि वो बीमारी का
लक्षण हो सकता है और हमें टेस्ट कराना है, हमें फिर अगले स्टेप्स लेने हैं। अभी हम इसको फर्क करने का कोशिश नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि चाहे डेल्टा हो चाहे ओमिक्रॉन, उनका बचाव भी सेम है, टीकाकरण और मास्क पहनना और अपने आप को बचाना भीड़ भड़के से, और उसका इलाज भी वही है, वही ट्रीटमेंट है। चाहे उसमें भी पैरासिटामोल हम देते हैं बुखार नीचे करने के लिए, उसमें भी हम अगर सीरियस आता है तो जो दवाइयां देते हैं, उन दवाइयों के जो नाम है, एंटीकोगुलेंट देते हैं या स्टेरॉइड देते हैं, जो भी देते हैं, फर्क ही नहीं है। इलाज में फर्क नहीं है, बचाव करने में फर्क नहीं है। अगर लक्षणों में फर्क धीरे धीरे देखने से समझ आएगा हमारी पॉपुलेशन में, तो हम उसको आपसे साझा करेंगे। लेकिन प्रिकॉशन भी वही, बचाव भी वही, इलाज भी वही, और इलाज जो हम करते हैं वो करते हैं कि बीमारी कितनी कम, सीधी सादी है, खांसी बुखार है, तो हम कहते हैं हम घर में रहिए, अपने आप को आइसोलेट करिए और सिर्फ बुखार को नीचे करने की दवाई और गले को तर करने की दवाई आप लगाइए, खत्म होगी बात। अगर सीरियस होता है, चाहे वो ओमिक्रॉन का है या डेल्टा का है, तो ये सब तो करना ही है। उसके बाद में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, रेमडेसिविर कभी कभी दे रहे हैं, हमारे प्रोटोकॉल में जरूरत है तो वो दे सकते हैं। इसके अलावा हम डेक्सामेथासोन देते हैं। तो दवाइयों में भी बदलाव है। जी, हमारे अगले श्रोता हैं बड़ौद से महेश शर्मा। आइए उनका भी प्रश्न सुन लेते हैं। महेश जी, स्वागत है आपको। बहुत संक्षेप में क्या प्रश्न है आपका? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं मालूम करना चाह रही थी, हमें इस कोरोना वायरस से निजात कब तक मिल जाएगी? जी डॉक्टर पॉल, ये इतना बड़ा सवाल है, इसका जवाब देना जी। नए साल पे यही कहूंगा कि हम उम्मीद करें कि 2022 के शुरुआत में ही कुछ ही महीनों से हमें इसे बचाव हो जाए, और पक्का है कि 2022 तक हो जाए, ये उम्मीद करें हम। इसी उम्मीद के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। लेकिन कोई पक्की कोई डेट दे, ऐसी कोशिश करे, ये ठीक नहीं होगा। हमें अभी हमें इसको फेस करना है, हमें इससे लड़ना है, हमें जीत पानी है। हम ऐसे नहीं अपने आप को ये तो हट के गिव अप करेंगे। थोड़ी तसल्ली, थोड़ा जोर, हमें थकना नहीं है, हमें वायरस को थकाना है जी। अभी तक वायरस थका नहीं है। और ये भी याद रहे कि अब हमारे पास जो हमारे हथियार हैं इस वायरस की लड़ाई से, जो ऐसा दुश्मन है जो दिखता नहीं है और बहुत ही जगह पहुंचा हुआ ये दुश्मन है, हमारे हथियार बढ़ गए। हमारे पास दवाइयों के अलावा, हमारे पास बचने के अलावा मास्क और दवाइयों का है, उसके बाद पीपीई है, वेंटिलेटर्स हैं, आईसीयू बन गए हैं, ऑक्सीजन की मात्रा, वो तो एक पार्ट है। हमारे पास वैक्सीन भी है जी, और नई दवाइयां भी सामने आ रही है। तो हमारे जहां हम शुरू हुए थे तो हम तो निहत्थे थे, तुम्हारे हाथ में कुछ था ही नहीं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं था इस बीमारी के बारे में, इस वायरस का नामो निशान नहीं था इस धरती पर। आज हम जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, कुछ चीजें अभी भी नहीं पता, लेकिन आज हमारे पास हथियार हैं और उन हथियारों से हम लड़ेंगे, नए हथियारों की भी इजाद करेंगे जी। डॉक्टर पॉल, हमसे जुड़ने के लिए और इतने विस्तार से ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के बारे में हमारे श्रोताओं को जागरूक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। नमस्कार। हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर अपडेट कर दें। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 2716 नए मरीजों का पता चला है और देश में भी ओमिक्रॉन की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इससे आपसे यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है कि सामाजिक दूरी बना के रखिए, मास्क पहनिए और वक्त वक्त पर हाथ जरूर धोते रहिए। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपका ये दोस्त नवीन आपसे विदा लेता है। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नीति आयोग के सदस्य और नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर वीके पॉल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।